हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो खान सर का पॉकेट जीके का हमारा सीरीज चल रहा था, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज करवा रहे थे जिसमें काफी समय लग जा रहा था, तो इसीलिए माफी चाहेंगे आप सभी से, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम मिल पाता है, ठीक है। ऑफिस भी जाना पड़ता है और आपके लिए वीडियो भी बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि आपको थ्योरी ही समझाते चले, ठीक है, रटाते चले। और पहले इसके क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव हम जो है बता देते थे और इसका पीडीएफ डाल देते थे। तो हालांकि ये थ्योरी है ना। तो थ्योरी से जहां जहां ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसको हम दोहराते चलेंगे, ठीक है। तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बुक को जो है हम आज शुरुआत करते हैं। हमारा जो प्राचीन इतिहास में चल रहा था पॉकेट जीके का, और ये देख सकते हैं ये सर का बुक है, ठीक है। और हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश तक हमारा क्लास हो चुका था, है ना। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश तक आज हमारा जो क्लास होने वाला है अगला, है ना, एक दो क्लास और चलेगा, उसके बाद प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं जो वो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो आपको चिंतित नहीं होना है, ठीक है। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस तरह से समझाऊंगा कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव है ना माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अगर नए स्टूडेंट हैं तो पहले वाला वीडियो जाके देखिएगा, पुराना वाला प्ले लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। खान सर पॉकेट जी के निचोड़ ऑब्जेक्टिव के नाम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 23 नंबर चैप्टर आज हम लोग जो है खत्म करने वाले हैं, और इसका नाम है क्या, तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश मतलब दक्षिण साउथ जो इंडियन है उसमें जितने भी राजवंश उदय हुए थे उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं पल्लव राजवंश। क्या पढ़ते हैं? पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश जो है प्रारंभिक पल्लव शासकों का उल्लेख उनके प्राकृत तथा संस्कृत अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। तो पल्लव राजवंश का जो उल्लेख है उनके प्राकृत तथा संस्कृत अभिलेखों से प्राप्त होता है। जो उनके द्वारा अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था उसी से जो है पल्लव वंशों का पता चलता है। ये क्लियर हो गया। पल्लव राजवंश है ना। अब आपसे पूछेगा कि बताइए पल्लव राजवंशों की जो कहानी है वो कैसे पता चलता है, तो संस्कृत के अभिलेख से हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? सातवाहन पढ़े। तो उसका जो है क्या हुआ? पतन हो गया, विलीन हो गया। तब जो है पल्लव राजवंश क्या हुआ तो आया। पल्लव का शाब्दिक अर्थ होता है पत्ता या पान होता है। पल्लव का जो शाब्दिक अर्थ होता है पत्ता होता है या पान होता है। पल्लव शासक ब्राह्मण थे, लेकिन अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। पल्लव तो था ब्राह्मण, लेकिन उनका जो अभिलेख है उसमें बताते हैं कि अपने आप को क्या, हम क्या है, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय। पल्लव वंश के संस्थापक बप्पदेव थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? बप्पदेव। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? बप्पदेव था। और ये संस्थापक कब था? तो 3री और 4ठी शताब्दी में। बप्पदेव ने आंध्र प्रदेश एवं तांडे मंडलम पर शासन किया, ठीक है। तो बप्पदेव जो था वह किसका संस्थापक था? तो पल्लव वंश का। जिन्होंने जो है किसका शासन किया? तो तांड मंडलम है ना, तांडे मंडलम पर शासन किया और आंध्र प्रदेश पर शासन किया। श्री विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए दो गो संस्थापक आ गया, एगो संस्थापक है और एगो जो है वास्तविक संस्थापक है। तो अगर आपसे वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो सिंह विष्णु, लेकिन अगर सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो बप्पदेव। अगर बप्पदेव ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सिंह विष्णु मार सकते हैं। यही सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोग क्या पढ़ा है कि बप्पदेव जो था वह आंध्र प्रदेश एवं तांडे मंडलम पर शासन किया, ठीक है। और बप्पदेव जो था पल्लव वंश के संस्थापक था, जबकि वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था, ठीक है। इसे आदि पुरुष भी कहा जाता है। इसे मतलब किसे? सिंह विष्णु को। तो आदि पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? सिंह विष्णु को। आदि पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, सिंह
विष्णु को, आदि पुरुष के नाम से श्री विष्णु को। श्री विष्णु श्री बर्मन को अवनी श्री तथा श्री विष्णु पुत्रायन के नाम से जाना जाता है। करा श्री विष्णु को श्री बर्मन को अवनी सिंह या श्री विष्णु पुत्रायन के नाम से भी जाना जाता है। श्री विष्णु के दरबार में लेखक भारवी रहते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि श्री विष्णु के जो दरबार में लेखक रहता था उसका नाम क्या था? तो भारवी नाम था। क्या था? भारवी नाम था। ठीक है, जहां जहां ऑब्जेक्टिव बनेंगे वहां हम जोड़ डालते चलेंगे। ठीक है, तो श्री विष्णु के दरबार में जो लेखक था वो कौन था? भारवी था। श्री विष्णु कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे। तरह लेखक भारवी ने किराता अर्जुनियम की रचना की। वेरी इंपोर्टेंट है ना? क्वेश्चन पूछता है कि किराता अर्जुनियम की रचना किसने किया है? तो किसने किया था? तो भारवी ने। किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारवी। किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक भारवी है। और भारवी किसका लेखक था? श्री विष्णु का। इसमें अर्जुन एवं किरात शिकारी शिव का कहानी है ना? और इसमें जो कहानी है वह अर्जुन और शिकारी शिव है ना? किरात या शिकारी शिव का कहानी है। श्री विष्णु धर्मानुयायी वैष्णव धर्म थे है ना? तो श्री विष्णु अगर आपसे पूछेंगे किस धर्म के अनुयायी थे तो वैष्णव धर्म थे। वैष्णव धर्म के। उसके समय में मामल्लपुरम में बराह मंदिर का निर्माण हुआ। तो बराह मंदिर आपका जो है कहाँ है? मामल्लपुरम में। बराह मंदिर कहाँ है? मामल्लपुरम। जिसका निर्माण जो है किसके समय काल में हुआ था? तो श्री विष्णु के समय काल में। श्री विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन है ना? श्री विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन बेलूर कोल्लम ताम्रपत्र से मिलता है। तो यहाँ पर एक अलग पॉइंट है कि श्री विष्णु द्वारा जो चोलों की पराजय का वर्णन है, मतलब चोलों का पराजय किया गया था श्री विष्णु के द्वारा, तो इसका जो वर्णन मिलता है कोल्लम ताम्रपत्र से मिलता है। कोल्लम ताम्रपत्र से। कोल्लम ताम्रपत्र से। कोल्लम ताम्रपत्र से। ठीक है, अब अगला पॉइंट चलते हैं। महेंद्र बर्मन प्रथम। महेंद्र बर्मन प्रथम अब आ गया। ठीक है, 600 से 630 ईस्वी तक जो है चला। श्री विष्णु का पुत्र था। श्री विष्णु का पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र बर्मन। क्या नाम था? महेंद्र बर्मन। श्री विष्णु का पुत्र क्या था? महेंद्र बर्मन था। तथा उत्तराधिकारी भी था। और क्या था? उत्तराधिकारी भी था। वह पल्लव वंश के महानतम शासकों में था। महेंद्र बर्मन प्रथम की बात कर रहा है कि अब पल्लव में जो है क्या था? महान शासकों में से इसको गिना जाता था, महेंद्र बर्मन प्रथम को, है ना? महेंद्र बर्मन विद्वान भी था। वह एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था। महेंद्र बर्मन ने मत विलास हुआ गुणभर उपाधियां ग्रहण की थी। तो मत विलास का उपाधि जो है किसने धारण किया था? महेंद्र बर्मन ने। मत विलास महेंद्र बर्मन। मत विलास महेंद्र बर्मन ने। महेंद्र बर्मन युद्ध और शांति में दोनों में समान रूप से महान थे। इन्होंने जो है शांति में भी विश्वास रखते थे और युद्ध में भी, यानी कि गांधी जी को भी पूछते थे और सुभाष चंद्र बोस जी को भी, है ना? जरा सनी देओल का डायलॉग है। जरा महेंद्र बर्मन से मता विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, है ना? महेंद्र बर्मन ने जो है कौन सा जो है हास्य ग्रंथ की रचना की? मता विलास प्रहसन। मता विलास प्रहसन। मता विलास प्रहसन। इसमें बौद्ध भिक्षु एवं, है ना, इसमें बौद्ध भिक्षु एवं कपालिकम पर व्यंग किया गया है। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु जो होते थे और कपालिकम पर व्यंग मतलब हंसी किया गया है। ठीक है, तो उसी जो है मता विलास प्रहसन नामक जो है ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो महेंद्र बर्मन प्रथम ने। जिसमें किसका चर्चा है? तो बौद्ध भिक्षु एवं कपालिकम पर व्यंग किया गया है, मतलब हंसी किया गया है। ठीक है, महेंद्र बर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रूपाचार्य से संगीत का शिक्षा लिया था। अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो उत्तराधिकारी था श्री विष्णु का महेंद्र बर्मन प्रथम, उन्होंने संगीतज्ञ का शिक्षा किससे लिया था? संगीत का, गाना बजाने का जो शिक्षा लिया था किससे? रूपाचार्य से। किससे लिया था? रूपाचार्य से। इस पुस्तक को भारत की प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना गया है। सॉरी, ठीक है। महेंद्र बर्मन ने शैव संत अप्पर के इस पुस्तक मतलब किसको बारे में बोल रहा है? मता विलास प्रहसन के बारे में बोल रहा है कि इस पुस्तक को जो है
है ना, भारत की प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना गया है, मतलब हंसी वाला, ठीक है, मजाक। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अक्बर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक मोड़ आता है महेंद्र वर्मन के लिए। तो महेंद्र वर्मन पहले जो है शैव मत के अनुयायी था, है ना, शैव धर्म को मानते थे। लेकिन एक अप्पर जो है एक गुरु था जो जैन का अनुयायी था, ठीक है। तो इसी के प्रभाव में आकर के जैन धर्म त्याग कर, सॉरी, ये अपर जो था शैव मत ग्रहण कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, महेंद्र वर्मन ने महेंद्र वर्मन ने शैव संत जिसका नाम था अप्पर, महेंद्र वर्मन ने जिसका नाम था शैव धर्म के जो है था अप्पर था। तो महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म के अनुयायी था, लेकिन जब से ये अप्पर मिला और अप्पर से प्रभावित होकर इन्होंने जो है शैव मत को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक है। समझ में आ रही है ना? तो समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव ना भी रहे तो आप अपने से पढ़ करके इसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेटिव कीजिएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा, है ना। और ये किससे पराजित हुआ? देखिए इसका बाप जो है चोलों को हराया था, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। महेंद्र वर्मन प्रथम को किससे? पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था, है ना। पल्लव वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वह कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में पराजित किया। अब देख लिए, महेंद्र वर्मन प्रथम को तो हरा दिया, किसने? पल्लव वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने। लेकिन जब इसका उत्तराधिकारी बनता है ये आपको नरसिंह वर्मन प्रथम, तब जो है इसको 3 बार पानी पिलाता है, 3 युद्धों में पराजित किया है। इसकी जानकारी हमें खुर्रम अभिलेख से मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बताइए कि पुलकेशिन द्वितीय को जो है यानी कि चालुक्यों को हराया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो खुर्रम अभिलेख से मिलती है, खुर्रम अभिलेख से मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नामक नगर बसाया जो वर्तमान में महाबलीपुरम नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नरसिंह वर्मन मामल्लपुरम नामक शहर को किसने बसाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मामल्लपुरम नामक नगर को किसने बसाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसी को मामल्लपुरम को ही आज महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। इसने मामल तथा वातापीकोंड की उपाधि धारण की। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है मामल तथा वातापीकोंड की उपाधि धारण किया। नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमी सेनापति सितोंड था, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि नरसिंह वर्मन प्रथम जो इतना शक्तिशाली था तो वह जो उसका सेनापति कौन था? सितोंड था। कौन था? सितोंड। कौन था? सितोंड था। अब अगला पॉइंट चलते, बारीकी से पढ़ेंगे हम लोग, समझते हुए पढ़ेंगे। करम महाबलीपुरम के कुछ, हाँ, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए एक बार अपने से पढ़ने के लिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जीके जी डिस्कशन ऑफिशियल। करम महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण, रथ का जो निर्माण हुआ वह नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। टोटल कई गो रथ मंदिर? 7 हुए। तथा सबसे छोटका जो है द्रौपदी रथ है। सबसे छोटका रथ कौन है? द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा? अगला पॉइंट है महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। महाबलीपुरम जो था वो उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब जहाँ से आयात निर्यात होता है, सामान को मंगाने में भेजने के लिए जो है काम में लाया जाता है। तो महाबलीपुरम जो है ये आपको जो है ना क्या था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में ये सर्वप्रथम बंदरगाह था। उसके शासन काल में चीनी यात्री वेनसांग कांची गया था और उसके अनुसार कांची के लोग विद्या प्रेमी थे तथा उत्साही एवं सत्यवादी थे। तो क्या कह रहा है कि उसके शासन काल में, किसके? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में जो है चीनी यात्री वेनसांग कांची गया था। कांची, वेनसांग चीनी यात्री जो था वेनसांग कांची गया था और उसके अनुसार कांची
के लोग जो है विद्या प्रेमी थे, और उनके अनुसार अगर देखा जाए भीमसेन के अनुसार तो काशी के लोग विद्या प्रेमी थे, उत्साहो एवं सत्यवादी थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन कासकुकड़ी ताम्रपत्र तथा महावंश में मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ललका को जरूर जो है टारगेट रखिएगा। कारण नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय, इन्होंने जो है श्रीलंका का भी विजय किया है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका का भी विजय किया। तो इस विजय का जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है, कासा कुकड़ी है ना, कासा कुकड़ी ताम्रपत्र है ना और महावंश में मिलता है। कासा कुकड़ी और ताम्रपत्र, कासा कुकड़ी ताम्रपत्र तथा महावंश में मिलता है। ठीक है, तो चलिए पूरा जोर से हम समझा रहे हैं, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। अब देखिए, अब अगला शासक आ गया चालुक्य नरेश विक्रमादित्य। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म के मतवानुयायी थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने अत्यंत काम रंजय लोकादित्य गुणभाजन उग्रदंड एवं विद्या विनीत की उपाधि धारण किया था। कितना सारा उपाधि धारण कर लिया। ठीक है, तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। और परमेश्वर वर्मन के बारे में कह रहा है कि इन्होंने जो है ये शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने जो है इतना सारा जो है उपाधि को क्या किया था, धारण किया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर बनवाया। ठीक है, पर चालुक्य फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने हराया था, तो अगला शासक आ गया नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद, तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने क्या किया, तो उसको हरा दिया। किसको हराया, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को। तो इससे अभी तक हम लोग ये सीखे हैं कि जो पल्लव शासक है इसको जो है दुश्मनी जो है चालुक्य से था, क्योंकि चालुक्य को कोई लोग हराते आ रहा है ना, इसका वंश भी आगे बढ़ रहा है और उसका भी वंश भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके वंश को हराते जा रहा है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की उपाधियां भी प्राप्त कर रहा है, जैसे कि परमेश्वर वर्मन ने जो है इतना सारा उपाधि लिया। ठीक है, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर बनवाया। मामल्लपुरम जो है ऊपर से चल रहा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा सिंह 680 से 720 परमेश्वर वर्मन का पुत्र था। अब देखिए, इससे पहले हम लोग नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पढ़े जो सबसे शक्तिशाली था। अब आ गया परमेश्वर वर्मन बीच में। परमेश्वर वर्मन का जो पुत्र था वो कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अब नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन काल जो था ये था। ठीक है, परमेश्वर वर्मन का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। इसी के शासन काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लेगा कि पल्लव शासकों में नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासक में ही जो है क्या हुआ था, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने काशी के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या क्या करवाया, देखिए, काशी के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो बहुत जल्द ही आप लोग अगर प्यार दिखाएगा वीडियो में अच्छे में, तो वो स्टाफ हम रख लेंगे टाइपिंग के लिए, है ना। तो स्टाफ रखने के लिए तो कुछ खर्चा है ना, तो खर्चा कहाँ से आएगा, जब आप लोग वीडियो में प्यार दिखाइएगा तो उसी से इनकम होगा, तो आपके लिए बेहतर कंटेंट भी लाएंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव, पहले सब्जेक्टिव भी समझा देते, ऑब्जेक्टिव भी समझा देते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा, संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन उसकी राज्यसभा में थे। अब बताइए, तो संस्कृत के जो है प्रख्यात लेखक था दंडिन, जो किसके दरबार में था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। वही नरसिंह वर्मन द्वितीय जिन्होंने कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। 10 कुमार चरित्र की रचना किसने किया, दंडिन ने। 10 कुमार चरित्र की रचना किसने किया, तो दंडिन के द्वारा किया गया था। दंडिन के द्वारा किया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसी, संकर्ष भक्त तथा आगम प्रिय उसकी प्रिय उपाधियां थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसी, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय उसकी क्या थी, उपाधियां थी। सदैव शासक उपाधि कर रहा है, भी तो धारण करेगा।
नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। विहार मतलब जहाँ पर चीनी यात्री को क्या रखा जा सके, उसका आवासन किया जा सके। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए जो है नागपट्टनम में, नागपट्टनम एक जगह था, वहां पर जो है एक विहार निर्मित करवाया। मतलब जो चीनी यात्री था भाई यहाँ पर रहेगा। ठीक है, परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद, परमेश्वर वर्मन द्वितीय को मृत्यु हो गया के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। है ना। अब देखिए, परमेश्वर वर्मन का जब मृत्यु हो गया तब जो है इसका वंश जो है क्या पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार, कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया। अब जो है किसको राजा बनाया, तो नंदी वर्मन द्वितीय को, नंदी वर्मन द्वितीय को। नंदी वर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी थे और कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसका समकालीन था। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। अब देखिए, पल्लव वंश का अंतिम शासक, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अपराजित पल्लव वंश का जो संस्थापक थे कौन थे, पहले बताए थे बप्पदेव था, और वास्तविक संस्थापक कौन था, तो नरसिंह वर्मन था। लेकिन अंतिम शासक अगर आपसे पूछेगा तो कौन हो जाएगा, अपराजित। अपराजित, अपराजित जिसको पराजय नहीं किया जा सकता, अपराजित। तो पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था अपराजित, अपराजित, अपराजित। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज से ही हुआ था। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का जो आरंभ हुआ था पल्लवों के द्वारा, उसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। पल्लव राजाओं का शासनकाल नैनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलनों के लिए क्या था, प्रसिद्ध रहा। तो पल्लव राजाओं का शासनकाल जो है नैनार, है ना, और नैनार मतलब जो शिव के उपासक रहते थे उसको नैनार कहते थे, और जो विष्णु के उपासक रहते थे उसको अलवार कहते थे। तो कुछ लोग विष्णु के उपासक थे, कुछ लोग शैव के उपासक थे। तो वही कारण है कि पल्लव राजाओं का जो शासनकाल रहा नैनार और अलवारों के भक्ति आंदोलनों के लिए क्या रहा, प्रसिद्ध रहा। तो ये था हमारा जो है पल्लव के बारे में। तो आपको, हमें विश्वास होगा कि आप जो है बहुत कुछ इसमें सीखे होंगे। ठीक है, और एक बार अपने से इसको रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं, संगम युग के बारे में देखते हैं। संगम युग देखते हैं। ठीक है, संगम युग के बारे में पल्लव हम लोग पढ़ लिए। कह रहा कि संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा। संगम का मतलब क्या होता है, साहित्यकारों जो साहित्य लिखता है उसकी सभा या परिषद या संघ या मंडली, जो भी कहिए। इसका समय काल पहली से तीसरी शताब्दी है ना, और इसका जो अवधि है, समय है, पहली से तीसरी शताब्दी है। नोट में क्या करा, रामशरण शर्मा के अनुसार संगम काल तीसरी से छठी शताब्दी में। अब इसका रामशरण शर्मा जो है एक अलग जो है व्यक्ति है, उनका कहना है कि नहीं, संगम काल जो है तीसरी से छठी चला था, जबकि यहाँ पर कह रहा है इसका समय काल पहली से तीसरी शताब्दी। तो कभी अगर नाम ले ले कि रामशरण शर्मा के अनुसार जो है कब से कब तक चला था, तो यह जो है तीसरी से छठी हो जाएगा, तीसरी से छठी। आगे बढ़ते हैं। तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया है। तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से। अब यहाँ पर जो संगम युग आया तो इसको जो है संगमों का आयोजन किया गया है ना। संगम का जो आयोजन किया किस उद्देश्य से, तो तमिल साहित्यों का संकलन, मतलब संकलन मतलब एक जगह है ना इकट्ठा करने के लिए, संकलन करने के लिए, मतलब उसको जो है संग्रहित करने के लिए। तो तमिल साहित्यों का संकलन करने के लिए उद्देश्य से संगमों का क्या किया गया, आयोजन किया गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। ठीक है, पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल कई गो, 3 गो। प्रथम संगम है ना, प्रथम संगम की बात करते हैं तो ये हुआ था मदुरै। प्रथम संगम जो हुआ था मदुरै में, और इसकी अध्यक्षता किया था ऋषि अगस्त ने, ऋषि अगस्त ने। तो 3 गो संगम हुआ पांड्य शासकों के काल में।
तो प्रथम संगम जो हुआ मदुरई में हुआ और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि अगस्त ने। कारण नवासी पांड्य राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले 549 संस्थान और 7 कवि, 4499 लेखक, इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। और ये जो प्रथम संगम है इससे लिखी गई जो पुस्तक है एक को वो नहीं मिला अभी तक। ठीक है, अगस्त ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को वैदिक परंपरा को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय, अगस्त ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को वैदिक परंपरा है ना, यानी कि आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये जो वैदिक परंपरा है, आर्य संस्कृति है, ये दक्षिण भारत में ले जाने का जो श्रेय है इसको किसे जाता है? तो ऋषि अगस्त एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को। तो अगस्त ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को जो है कौन सा जो है ना श्रेय जाता है? तो दक्षिण भारत में जो है वैदिक सभ्यता और आर्य संस्कृति को ले जाने का श्रेय जाता है। अब चलते हैं दूसरा में, द्वितीय संगम स्थल कपाटपुरम है ना, कपाटपुरम में हुआ था, पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में। वर्तमान अलवे समुद्र में विलीन हो गया और वर्तमान में जो है समुद्र में क्या हो गया? विलीन हो गया। इस संगम को अध्यक्षता अगस्त ऋषि और इनकी मृत्यु के पश्चात तोल्कापियर कार्य अध्यक्ष किए थे। ठीक है, द्वितीय संगम जो स्थान हुआ था, स्थान कपाटपुरम है जो वर्तमान में नहीं है और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था और इनके जो है ना कार्यकारी अध्यक्ष थे तोल्कापियर थे। अब आगे चलते हैं, समझ में आएगा। कि 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य, 3700 कवि या 3700 वर्ष तक चला है ना, 3700 वर्ष तक चला। यह ग्रंथ तोल्कापियर की रचना तोल्कापियर ने की, जो एक तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, यह जो ग्रंथ है तोल्कापियर की रचना तोल्कापियर ने की, मैंने अपने नाम पर कर दिया, तोल्कापियर की रचना तोल्कापियर ने की, जो एक तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। तो तमिल व्याकरण का क्या नाम है? तमिल व्याकरण का जो एक प्राचीन ग्रंथ है वो क्या है? तोल्कापियर की रचना किसने किया? तोल्कापियर ने किया। इसके 3 भाग हैं है ना, इलिथु वर्ण विचार, सोल है ना, पारुल वस्तु है ना, ये सब है। अब आते हैं तृतीय संगम में। स्थान जो हुआ था उत्तरी मदुरई, इसकी अध्यक्षता जो है नकीरर ने किया था। पहली बार अध्यक्षता किसका किया था? तो ऋषि अगस्तस ने, दूसरका में भी अगस्तस और तोल्कापियर, तीसरका में जो है नकीरर आ गया, नकीरर ने किया। इसमें 49 पांड्य राजा, 49 संस्थान और 449 कवि थे। 1850 वर्ष तक चला ये तीसरका वाला। इस संगम की पुस्तकें वेरिसे, पदितु, पुत्तु, परिपादल आदि है। तृतीय संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया था। तो तृतीय संगम जो हुआ था उसमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों ने जो है क्या किया था? भाग लेने का काम किया। अब चलते हैं, कुछ पुस्तकें हैं, उसके लेखक हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इधर लेखक है, इधर पुस्तक है। तो शिल्पाधिकारम है ना, जिसमें नुपुर की कथनी है, शिल्पाधिकारम हो गया। इसमें 30 सर्ग है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलम, उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो ये जो शिल्पाधिकारम है, आपको याद रखना है कि शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया था? इलांगो अडिगल ने। तो शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इलांगो अडिगल। ये मुख्य इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें किसका कहानी है? तो नुपुर की कथनी है। अब चलते हैं दूसरा। पुस्तक का नाम है मनी मेकले है ना, या मनी मेकाई। माधवी कोवलन की पुत्री थी। मनी मेकले जो था माधवी, वह कोवलन की क्या थी? पुत्री थी। इसमें राजकुमार उदय कुमारन
वह मणि मेखले का प्रेम कहानी है। ठीक है, एक राजकुमार था जिसका नाम था उदय कुमारन और मणि मेखले जो माधवी हुआ कोवलम का पुत्र था, है ना। इसी का जो है प्रेम कहानी का वर्णन है। और इसके जो लेखक हैं सिथलाई सतनार, जो बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी थे। सिथलाई सतनार। अगला पुस्तक चलते हैं, कह कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुतक देवर। तो जीवक चिंतामणि थोड़ा सा नाम जो है साउथ इंडियन का है, इसलिए थोड़ा सा तो भाष रहेगा। जीवक चिंतामणि, जिसमें जो है जीवक ने 8 विवाह किए और अंत में साधु बन गया, इसे विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। तो विवाह ग्रंथ कौन है? जीवक चिंतामणि है। और जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुतक देवर। चलिए अगला, तिरुकुरल पुस्तक के लेखक कौन है? तिरुकुरल पुस्तक के लेखक तिरुवल्लुवर है। तोल्कापियन के लक्षण तोल्कापियन है। आहना नूरू के लेखक रुद्र शर्मन है। आहना नूरू के लेखक कौन है? रुद्र शर्मन। अब अगला है कुराल जो है यह तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति और आर्थिक जीवन और पढ़ने से संबंधित है। तो कुराल पुस्तक के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। इस पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा। संगम साहित्य के काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। संगम साहित्य के काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, अकम और पूरम। इसको याद रखिएगा। संगम साहित्य के काव्य को कितने भागों में? 2 भागों में, अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है। अकम काव्यों का जो मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय क्या है? युद्ध है। क्या है? तो युद्ध है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट जो है संगम काल है। संगम काल की प्रमुख फसलें जो थी, है ना, संगम काल तो पढ़िए रहे। तो इसकी जो प्रमुख फसल थी, गन्ना था, धान था, रागी था। गन्ना, धान और रागी। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न फसलें थे, लेकिन मुख्य वाला याद रखिएगा। मुख्य क्या था? चावल था। संगम काल की राजधानी में एक राज्यसभा होती थी। संगम काल की जो राजधानी थी उसमें एक राज्यसभा होती थी और उस राज्यसभा को नालवे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नालवे, जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय, राजा की सभा मनरम ही होता था। और राजा का जो सर्वोच्च न्यायालय होता था, जैसे हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय भी कहाँ? दिल्ली में है। तो उस समय संगम काल में राजा का जो सर्वोच्च न्यायालय होता था, राजा की सभा ही होता था, उसको मनरम ही, राजा की सभा मनरम, है ना। राजा की सभा क्या होता था? मनरम होता था। राजा का जन्मदिन प्रति वर्ष मनाया जाता था, बर्थडे, है ना, जिसे पेरुनल कहते थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बताइए, राजा का जो बर्थडे मनाया जाता था उसको क्या कहते थे? पेरुनल। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। कोई व्यक्ति अगर चोरी में, व्यभिचार में अगर पकड़ा गया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, है ना। अभी वाला नहीं कि चोरी कर लिया और जो है ना, हल्का फल्का धारा में जो है निकल गया। राजा का जन्मदिन प्रति वर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल, ये तो हो ही गया। और झूठी गवाही देने वाला को जीभ काट लिया जाता था। अगर झूठा गवाही दिया, मतलब एक दूसरे से बांध के रखता था कि नहीं तुम झूठा गवाही दे सकता है, अगर देगा तो सब दिन के लिए जीभ कटा तुम्हारा, है ना। कर भूमि कर राजस्व का प्रमुख साधन था। और राजस्व जो आता था, जो इनकम आता था संगम काल में, वो भूमि कर था। भूमि से कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। भू राजस्व कर उत्पादन का 1/6 भाग था। और कितना कर लिया जाता था? तो 1/6। संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के 3 राज्यों, चेर, चोल तथा पांड्य का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो संगम साहित्य में हमें, है ना, दक्षिण भारत के कितने राज्यों का पता चलता है? तो 3 को, चेर, चोल तथा पांड्य, जिसमें पांड्यों के समय में ही 3 गो संगम हुआ था। दक्षिण पश्चिम में चेर, उत्तर पूर्व में चोल और दक्षिण पूर्व में जो है पांड्य राज्य था। दक्षिण पूर्व में कौन था? तो पांड्य था। अगला है चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह। अब जो है तीनों वंश के बारे में देखेंगे, चेर, चोल और
पांड्य, चेर, चोल और पांड्य। तरह चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह था धनुष था। देखिए आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप मंगा लीजिएगा, मैं इसको वीडियो में टैग कर दूंगा, ठीक है। तो बुक अगर आपके पास रहेगा तो ठीक रहेगा, अन्यथा हम पीडीएफ डालते ही हैं, पीडीएफ में जो है आपको मिल जाएगा। आपको छोटी सी रकम 49 रुपये खाली पे करना है। इसने एक बड़ी पाठशाला का निर्माण करवाया तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं का भोज करवाया। ये चेर राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था धनुष था, इसने एक बड़ी पाकशाला का निर्माण करवाया था और महाभारत के युद्ध में जो भाग लिया था उसको क्या करवाया? भोज। नेदुन जनरेल है ना, नेदुन जरेल ने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। नेदुन जरेल को ने अपने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया और अनेक यवन व्यापारियों को कैद कर लिया और बड़ी धनराशि हर जाने के रूप में वसूल किया। फिर से पढ़ते हैं, ऊपर से चला गया। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आपको कैसे समझाएंगे? तो कह रहा नेदुन जरेल ने है ना, नेदुन जरेल मान के चलिए कि कोई व्यक्ति था, मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी? तो मरंदे को राजधानी किसने बनाया? नेदुन जरेल ने। और अनेक यवन व्यापारियों को कैद कर लिया और उससे जो है जुर्माना लिया। अगला पॉइंट है सेन गुटवन को लाल चेर भी कहा जाता है। सेन गुटवन को और किस नाम से? लाल चेर कहा जाता है। इसने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। सेन गुटवन ने कौन सी उपाधि लिया? अधिराज की। क्या कहा जाता? लाल चेर। कल्ली, बलावन, सेम्बिदास जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा बेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। कल्ली, बलावन, सोम्बिदास जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा बेल्लारू नदी के मध्य स्थित था। मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया। और मेगास्थनीज ने किसका उल्लेख किया? पांड्यों का। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर हेराकल की पुत्री का शासन था। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार अगर देखा जाए तो पांड्य राज्य पर जो हेराकल की पुत्री का शासन था। और वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके लिए? राज्य मोतियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी तथा इसका प्रतीक चिन्ह कार्प मतलब मछली था। ठीक है, कार्प मतलब मछली। तो पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ था? मदुरई। प्रतीक चिन्ह कार्प। पांड्यों का उल्लेख रामायण और महाभारत काल में भी मिलता है। बेगा नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। पांड्यों की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? बेगा नदी। बेगी कौन सी नदी है? बेगी नदी है। ठीक है, तो संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। अब देखिए, संगम में सबसे शक्तिशाली अगर पूछेगा, चेर था, चोल था, आपको जो है और कौन था, एक और भूल गए। तो सबसे शक्तिशाली अगर आपसे पूछेगा तो कौन था? को चोल था सबसे शक्तिशाली। उसकी स्थापना 9वीं शताब्दी 850 से लेकर 871 के बीच में चला था। पांड्य, चोलों, कैरो एवं कलभ्रों को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। पांड्य, चोलों, कैरो व कलभ्रों को विक्रमादित्य द्वितीय ने क्या किया था? तो पराजित किया था। चोल का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया था। चोल का प्राचीनतम जो उल्लेख है कात्यायन ने किया। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, दिल थाम के रखिए, है ना। कह रहा कि चोल की राजधानी उरैयूर तंजावुर बनी, है ना, उरैयूर तंजावुर बनी। करिकाल चोल शासकों में सबसे महान शासक था। चोल शासकों में सबसे महान शासक जो था वो कौन था? करिकाल था। चोल शासकों में सबसे महान शासक कौन था? करिकाल। उसका शाब्दिक अर्थ होता है जले हुए पैरों वाला। करिकाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है जले हुए। इसने चोलों को
तटीय राजधानी आधुनिक कावेरी पट्टनम है ना की स्थापना किया तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। करा इसने चोलों की तटीय राजधानी आधुनिक कावेरी पट्टनम की स्थापना किया। करिकाल को पेरू नन्नू पादे ग्रंथ में संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल को पेरू नानू पादे है ना नानू पादे और पेरू नानू पादे करिकाल को पेरू नानू पादे ग्रंथ में संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल वैदिक धर्म अनुयायी था है ना। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। संगमकालीन साहित्यों में 2 चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। पर संगम काल में साहित्यों में 2 चोल नरेशों का प्रमुख उल्लेख मिलता है। पहला जो है करिकाल का और दूसरा जो है ना दूसरा जो है आपको कोन्ने नगनान थोड़ा सा धुंधला हो गया है। चोल राष्ट्र पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। चोल राष्ट्र पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्री तट पर स्थित था। चोल राजवंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इसकी स्थापना विजयालय ने किया। चोल वंश की स्थापना किसने किया? विजयालय ने। चोल वंश की स्थापना किसने किया? विजयालय ने किया। उसने तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तंजौर का वास्तुकार कुजर मल्लन राज पेरू थच्चियन था। पेरू थच्चियन है ना तरह की उपाधि धारण। नरकेसरी की उपाधि जो है किसने धारण किया? विजयालय में है ना। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि और राजधानी बनाया। तंजौर का वास्तुकार कौन था? तंजौर का वास्तुकार तो कुजर मल्लन राज पेरू थच्चियन। कुजर मल्लन राज पेरू थच्चियन। विजयालय में निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। तरह विजयालय में निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय पल्लवों का एक सामंत था। विजयालय जो था पल्लवों का क्या था? सामंत था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित करके चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस विजय के बाद आदित्य प्रथम ने कोण राम की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम है ना परांतक प्रथम के समय में हुई। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगे की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया और तोक कोलम युद्ध में चोल बुरी तरह से क्या हुआ? पराजित हुआ तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। तो यहाँ पर एक बार आप पढ़िए, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय यहाँ पर एंट्री लेता है और क्या करता है? पश्चिम गंगे की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया और तोक कोलम युद्ध में चोल पूरी तरह से क्या हो गया? पराजित हो गया। राजराज राजेंद्र प्रथम के राज्यारोहण के समय चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। अब जो है गद्दी पर बैठता है कौन? राजराज या राजेंद्र प्रथम। राजराज या राजेंद्र प्रथम कहता है कि जब यह बैठता है तब उसके जो है चोल इतिहास की महानता का युग जो है शुरू हो जाता है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। करा है कि उत्तरी भाग पर अधिकार करके प्रांत बनाया और इसे जो है मुंडी चोल मंडलम नाम दिया है ना। फिर से पढ़ते हैं। करा कि राजेंद्र प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो इतिहास की महानतम का प्रारंभ हुआ। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया, जीत लिया और उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। चोल राज्य का स्थापत्य कला में राजराज प्रथम का योगदान नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछता है। तो बताइए बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। राजाराज या राजेंद्र प्रथम ने। उसने मुम्मा डिचोल देव, जयगोंड, चोल मार्तंड, गंगा विजेता आदि उपाधियां भी ग्रहण किया।
राजा राज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था प्रारंभ की। अब देखिए यहाँ पर पूछ सकता है, बताइए कि चोल शासक में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो है किसने शुरू किया था? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजा राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योगतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना, है ना। अब राजा राज प्रथम के बाद जो है ना कौन बना? राजेंद्र प्रथम बना, उसका बेटा। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुत्ता कायम की। चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इसे गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया। तो राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि? गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी किया। ठीक है, इस राजधानी के पास में सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण क्या किया? करवाया। तो राजेंद्र द्वितीय आ गया, है ना। राजाधिराज का अनुज था, राजाधिराज का अनुज था, मतलब उसका छोटा भाई था। और कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया और उसने इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राजाभिषेक कराया। कौन? राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 ईस्वी में सोमेश्वर की पराजित किया, सोमेश्वर को पराजित किया, अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया। कुलोत्तंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। कुलोत्तंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था। कुलोत्तंग जो था ना चोल वंश का अंतिम महान शासक था। कुलोत्तंग 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 किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, है ना। राजेंद्र तृतीय था। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। इनमें ऊपरी श्रेणी जो था पेरुमदम तथा निम्न श्रेणी के जो था सिरुदनम, निम्नदम, पेरुदनम और सिरुदनम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राज्य के उच्च अधिकारियों मंत्रियों को उडन कुट्टम कहा जाता था, जो सदैव राजा के पास रहने वाला अधिकारी होता था। विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई राज्य मंडल बलानाडु नाडु कुर्रम या कोट्टम, बड़े शहरों या गांव स्वयं को एक अलग कुर्रम बन जाते थे और तनियूर या तंकुरम कहलाते थे। ठीक है, अगला नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगरटार कहते थे। केंद्रीय सरकार की देखरेख में बेल्लाल जाति के धनी किसानों को नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भू स्वामित्वों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मोवेद बेलन, है ना, यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, जिसको मोवेद बेलन कहते थे, हरैयार प्रधान जैसी उपाधियां की थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। पूर्व एक सामान्य प्रकार की क्या था? तो ग्राम सभा थी, जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। पूर्व का शाब्दिक अर्थ पुर है। इसकी कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। सामान्यतः वारियम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती है। महासभा को पेरुंगुरी, इसके सदस्यों को पेरू मक्कल तथा समिति के सदस्यों को वरियम पेरू मक्कल कहा जाता है। नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। कौन कौन थे? बलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? भूमि कर था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे सभाएं वसूल करती थी। कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। प्रत्येक ग्राम में मध्यस्थ नामक कुछ वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को चतुर्वेदी मंगलम
या दान दी गई भूमि ब्रह्म देव कहलाती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, चोल सेना के प्रमुख 3 अंग थे। चोल सेना के प्रमुख कितना था? 3 अंग था। पदाती, गजारोही, अश्वरोही। पदाती मतलब पैदल चलने वाला, गजारोही मतलब हाथी वाला, अश्वरोही मतलब घोड़ा वाला। चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो कासू। क्या कहते थे? कासू, है ना, कासू कहते थे। कम्मन, उत्तकन, कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पूर्ण एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि कम्बन, उत्तक, कुट्टन और पुलगेंदू को, है ना, तमिल साहित्य का और पंप पूर्ण एवं रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोल काल का प्रसिद्ध जो है बंदरगाह कौन था? कावेरी पट्टनम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चोल सम्राट परांतक प्रथम के शासन के 12वें और 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तमेरुरु अभिलेखों के चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्रण उपलब्ध होता है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम एवं कांची। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। चोलकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना भगवान नटराज की मूर्ति है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोलकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन है? तो नटराज की मूर्ति है। यह चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है और यह कांसे की बनी हुई है। और ये जो नटराज की मूर्ति है ये किसका बना हुआ? कांसे की। ये भी क्वेश्चन पूछता है। बृहदेश्वर एवं राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। और शिव को समर्पित है बृहदेश्वर और राजराजेश्वर। परसी ब्राउन में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं। विमान वेसर श्रेणी में नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। कह रहा है कि चोल द्रविड़ शैली का जो मुख्य विशेषताएं हैं, है ना, विमान है। और विमान जो है वेसर श्रेणी में नागर और द्रविड़ शैली का क्या है? मिश्रित रूप है। चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं थी। कि चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं भी वर्गाकार या ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त बृहद सदन आदि है। राजस्व से संबंधित शब्दावली। राजस्व मतलब जो राजस्व होता था, तो कदमे या कदमाई या पांडु राजा को अदा किए जाने वाला भूमि कर था, जिसको क्या कहते थे? कदमे। राजा को अदा किए जाने वाले भूमि कर को कदमे। भूमि की दो प्रसिद्ध माप जो था मायावेली कहलाता था। चुंगी एवं सीमा शुल्क को उल्गु या संगम। अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला कर को इखे या बिट्टू। उपज पर लिया जाने वाला कर वरियम। भू राजस्व या लगान उपज का 6ठा भाग होता था। इराई जबरन लिया जाने वाला उपहार इराबू। राजा को दिया जाने वाला शुल्क कदमई या पडवडू। अनाज की तौल इकाई कलम। ये सब जो है क्या था? राजस्व प्रणाली था। कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वरियम बारी थी, जिसका अर्थ कर था। कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई थी, है ना, क्या नाम था? वरियम बारी। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमियां। चोल शिलालेखों में जो भूमियां वर्णित है उसके बारे में बताते। पल्ली चंदम, है ना, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को कहते थे। जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहते थे। ब्राह्मणों को दान में उपहार दी गई भूमि को ब्रह्म देय कहते थे। स्कूलों के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को शाला भोग कहते थे। शाला भोग, है ना, पाठशाला
गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि को बेल्लन वगाई। मंदिरों को भेंट की गई जमीन को तिरुन नाम टकानी, है ना। मंदिरों को भेंट की गई जमीन तिरु नाम टकानी कहते थे, है ना। संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। संगमकालीन शासकों के पास क्या होते थे? पेशेवर सैनिक होते थे तथा चतुरंगनी होती थी, जो अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जल घड़ी, कौन सा घड़ी? तो जल घड़ी। संगमकालीन समाज अडनार, ब्राह्मण वर्ग, अरसर, शासक वर्ग, बेगिनर, व्यापारी वर्ग, गल्लाल, कृषक वर्ग। ठीक है, ये था संगमकालीन समाज शासक। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। तमिल भूमि में सबसे पहले संगम युग में होता है। इस काल में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे, है ना। ताड़ी को सूरा कहते थे। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। इस काल में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। अरिकमेडु व्यापारी केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अरिकमेडु जो था वह व्यापारी केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेड़ाके कहा गया है। ठीक है, पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेड़ाके कहा गया है। सिंध से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, है ना। सिंध से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का जो उल्लेख मिलता है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो यूनान लेखक की पुस्तक में मिलता है। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी, जिन्हें पानर या विडेलियर कहा जाता था। संगम काल में कृषक को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलरी कहा जाता था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कडेशियर करते थे। एनियर शिकारियों की जीत थी। मुर्गन यकी यवन लोगों के निवास स्थान को कहते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। संगम काल में चोलों की जो समृद्धि था, विकसित था, वह क्या था? वस्त्र उद्योग था। आंध्र प्रदेश में गुट्टी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल है, जो प्राचीन काल में समुद्री व्यापार का क्या था? तो केंद्र था। नोट में सर्वप्रथम मानसून की खोज हिप्पोलस ने किया था। सर्वप्रथम मानसून की खोज किसने किया? हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। अगला पॉइंट है, हिप्पोलस को याद रखिएगा। मानसूनी की खोज। राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या था? मंत्री था, अमीर, 4 पुरोहित सेना, नायक सेना, पतियार, दूत या राजदूत, दूता, गुप्तचर, अरोरी, है ना। ये सब जो है क्या था? राजा के सहयोग के लिए था। कल्याणी के चलुक वंश का संस्थापक तलंग द्वितीय, है ना। कल्याणी के चलुक वंश के संस्थापक कौन थे? तैलंग द्वितीय था। तैलंग द्वितीय ने अश्वमत और घोव ने कमल की उपाधि धारण की है। कल्याणी के चलुक वंश के प्रमुख शासक हुए कौन? तैलक प्रथम, द्वितीय विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य पूर्व, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलक तृतीय। ठीक है, और यहाँ पर कल्याणी के चलुक वंश के संस्थापक कौन थे? तैलंग द्वितीय। सोमेश्वर प्रथम 1443 ईस्वी में शासक बना।
उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित किया। अगला है विक्रमादित्य IV। कल्याणी के चलुक वंश का सबसे महानतम शासक था। विक्रमादित्य IV जो था वह कल्याणी के चलुक के सबसे क्या था, महान शासक में से एक था। उसकी राज्यसभा में विक्रमांक देवचरित्र के रचयिता विल्हन तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। किसके दरबार में, तो विक्रमादित्य IV के दरबार में। सोमेश्वर तृतीय की विजय की उपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। इस वंश का अंतिम शासक तैलंग तृतीय था, है ना। कल्याणी के चलुक वंश का अंतिम शासक कौन था, तैलंग तृतीय। तैलंग तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन हुआ। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व चलुक्य राजा के दरबारी मंत्री वासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया। ये जैन धर्म को मानने वाले थे। अगला है कराबातापी के चलुक्य वंश। दक्षिणा पथ पर चलुक्य वंश की ईसा से 6वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के मध्य तक जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या बतापी होने के कारण उसे बतापी चलुक्य कहा जाता है। बादामी के चलुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने किया था। बादामी के चलुक्य वंश की स्थापना किसने किया, पुलकेशिन प्रथम ने। पहली राजधानी ऐहोल थी। महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जयसिंह तथा रणराम के नाम मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने वनवासी के कदम कोंकण के मौर्य तथा वल्लारी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। बतापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। महाकूट स्तंभ लेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहुशुरवन अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। मंगलेश की बात करते हैं तो वैष्णव धर्मानुयायी था। मंगलेश जो था वैष्णव धर्मानुयायी था, उसे परम भागवत कहा गया है। उसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा कराया जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय चलुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। उसने अपने चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों की हत्या कर बादामी के चलुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। हर्ष चरित्र से इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्ष को क्या किया, तो पराजित किया। हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की। कौन, पुलकेशिन द्वितीय ने। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसका भाषा संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने किया। तो ऐहोल अभिलेख का जो है रचना किसने किया, रवि कीर्ति ने। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मॉडर्न मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। पल्लव चलुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासन काल में शुरू होता है। पल्लव वंश का शासक इस समय महेंद्र वर्मन था। पल्लव वंश का शासक कौन था, महेंद्र वर्मन था। 642 ईस्वी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध में पराजित किया था। पहले ही बताए थे, हराया था। इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में उसे लंका नरेश मान वर्मन से सहायता मिली थी। इसी युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने वाता पिकोट की उपाधि धारण किया। देखिए फिर रिवर्स हो रहा है ना। नरसिंह वर्मन पहले पढ़ाया है। मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया। मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने इसका उपाधि धारण किया। चलुक नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित कर कांची कोंडा की क्या किया, उपाधि धारण किया। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रिलोक्य महादेवी ने करवाया। त्रिलोक
केशवर मंदिर का निर्माण किसने कराया? त्रिलोक के महादेवी ने। दक्कल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्गा ने परास्त कर नए वंश की स्थापना की। बेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने की। द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। विष्णुवर्धन ने 615 ईस्वी से 633 ईस्वी तक शासन किया। विष्णुवर्धन भागवत धर्म का अनुयायी था। बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी बेंगी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजय द्वितीय तृतीय था। राष्ट्रकूट, पल्लवों एवं पांडवों के विजय द्वितीय ने क्या किया? पराजित किया। चलिए थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं है। तरह के राष्ट्रकूट वंश दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन काल के समकालीन था। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास स्थान लट्टलुर माना गया है ना, आधुनिक लातूर जिला विदर्भ। किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 792 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखेत को बनाने का काम किया। अगला है पॉइंट करें। दंती वर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। तो दंती वर्मन के बाद कौन बना? तो 756 में उसका चाचा कृष्ण प्रथम विजेता होने के साथ साथ एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। कृष्ण प्रथम ने चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण कराने का श्रेय राष्ट्रकूट वंश को दिया जाता है। चट्टानों को काटकर। गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव, है ना, 780 में शासक बना। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तरी ध्रुव भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश वात्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित करने का कार्य किया। अगला पॉइंट है संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया। संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल, कलिंग, बंग, डाहल तथा प्राक को जीता। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। इसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की पराजित किया, है ना। नागभट्ट द्वितीय को क्या किया? पराजित किया। गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। तरह की अल्पवयस्क उत्तराधिकारी जो अमोघ वर्ष था, कर्क के संरक्षण में क्या हुआ? शासक हुआ। अमोघ वर्ष का धर्म एवं साहित्य की ओर अतिशय रुझान था। अमोघ वर्ष जैन मतानुयायी था। अमोघ वर्ष जो था जैन मतानुयायी था। अमोघ वर्ष विद्या और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की। उसने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। इनमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू क्या थे? तो प्रमुख है। स्वयंभू प्रमुख है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का क्या किया? तो अंत किया। अगला राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? इंद्र तृतीय, जिसका शासन काल 915 से 927 ईस्वी तक था और कृष्ण तृतीय 939 से 965 ईस्वी तक था। इंद्र तृतीय अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीय जो हुआ अपने समय का शक्तिशाली राजा हुए
और अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बल्हार या बल्लभ राज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। कौन था? राष्ट्रकूट का महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंड द्वितीय के मंदिर बनवाए। उसकी राज्यसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पुण्य निवास करते थे। पुण्य, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट और शासकों के समय में ही हुआ है ना। कह रहा है कि एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का जो निर्माण है राष्ट्रकूट शासकों के समय में ही हुआ। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार को स्वीकृति दी। राष्ट्रकूटों ने 974-75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया और राष्ट्रकूट राजकर पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज की स्थापना किया। कुल, थुनाडु, वल्लू, नाड और मकूर प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य है ना केरल। अब चलते हैं अगला वंश यादव वंश, देवगिरी। ठीक है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। तरह के देवगिरी की यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने किया था। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया? भिल्लम पंचम ने। भिल्लम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का तथा तो सामंत है ना, सामंत था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 ईस्वी तक शासन किया। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। यादव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सिंघन था। उसने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया। सारंग देव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया। देवगिरी को 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित 1309। जब अलाउद्दीन खिलजी बताएंगे तो इसमें बताएंगे देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव को किस तरह से है ना हराया गया था और उसको एक उपाधि भी दिया गया था क्योंकि एलिचपुर की संधि। ठीक है, यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। द्वार समुद्र के होयसल वंश, होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल यादव वंश से संबंधित थे क्योंकि अपने को चंद्रवंशी मानते थे। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन ने वार्षिक कर देना क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हेलेविड है ना। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र का जो आधुनिक नाम है क्या? हेलेविड है। करा हुआ 1339 ईस्वी तक अलाउद्दीन के करद के रूप में शासन करता रहा। कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। कदम शासकों की राजधानी बनवासी थी। इसकी दूसरी राजधानी का नाम वालसिका था। कदम वंशी शासकों की वंशावली हमें एकमात्र लाल गुंड स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। चलिए थोड़ा सा है, यहाँ से जो है दूसरा चैप्टर आ गया है। बरंगल के काकतीय राजवंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। बीटा, अल्फा बीटा वाला बीटा है ना। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्य सामंत थे। बीटा प्रथम ने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया तथा उसकी राजधानी अमरकोंड को बनाया। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था। कौन था? गणपति देव था, जिसने अपनी राजधानी बरंगल में स्थापित थी। ओरागलुलु आधुनिक बरंगल नामक तथा शहर रुद्रदेव ने बसाया। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। रुद्रमा देवी गणपति देव की पुत्री थी। रुद्रमा देवी जो थी
वह गणपति देव की पुत्री थी तथा गणपति देव के बाद रुद्रमना काकतीय राज की शासका बनी। काकतीय राज में पाशुपत तथा कालमुख धर्म प्रचलित था। ठीक है, तरह की अगला पॉइंट है गंग वंश। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने किया था। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ करके जो है आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था उसको बता दिया। तर अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। तर अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंग वंश का शासन आधुनिक मैसूर के दक्षिणी गंगा विट क्षेत्र में था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल में थी, जो बाद में तलकार हो गई। गंग शासक श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर में बनाई। ठीक है, श्री पुरुष का 728 से 788 ईस्वी तक शासन रहा। माधव प्रथम ने दत्तक पुत्र पर टीका लिखी थी। मैसूर के गंग शासक चामुंड राय ने सरबन बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। ठीक है, बाहुबली पिक्चर देखे हैं। तरह मैसूर के गंग शासक चामुंड राय ने सरबन बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है 23 नंबर चैप्टर जो है क्या होता है तो समाप्त हो जाता है ना। जिसमें जो है क्या हम लोग पढ़े कि दक्षिण भारत में जितना भी जो है राजवंश था कौन कौन था, उसके जो है संस्थापक, उसके अंतिम शासक, किसने क्या किया, कब किया, ये सारे बातें हम लोग जो है जानने की कोशिश किए, समझने की कोशिश किए। तो एक बार आप जो है अपने से पढ़िएगा, एक बार मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको जो है दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल पर ज्वाइन करिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका। ठीक है, क्योंकि आप ही का रिजल्ट होगा, अन्यथा आधा अधूरा काम करने वाला का रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 24 नंबर चैप्टर से। ठीक है, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, जय हिंद जय भारत।